गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। माई सेल्फ अंजलि आचार्य, मैं इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंस से आपके लिए केमिकल थर्मोडायनामिक्स टॉपिक पर, जो कि हमारे बीएससी के थर्ड सेम की यूनिट 1 है, इससे अपना लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि हमारा लेक्चर केमिकल थर्मोडायनामिक्स से संबंधित है, तो जो एनर्जेटिक स्टूडेंट्स जो मुझे फेस कर रहे हैं यहाँ उपस्थित हैं, उनमें ऊर्जा का संचार करने के लिए हम एक छोटी सी मूवी से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। The first law of thermodynamics. Heat is work and work is heat. Heat is work and work is heat. Very good. The second law of thermodynamics. Heat cannot of itself pass from one body to a hotter body. Heat cannot of itself pass from one body to a hotter body. Heat won't pass from a cooler to a hotter. Heat won't pass from a cooler to a hotter. You can try it if you like, but you'd far better not. Because the cold in the cooler will get hotter as a ruler. Because the hotter body's heat will pass to the cooler. First law, heat is work and work is heat and work is heat and heat is work. Heat will pass by conduction in the heated heat will pass by convection. Heat will pass by radiation. And that's the physical law. Heat is work and work's a curse. All the heat in the universe is gonna cool down. Because it can't increase, then there'll be no more work and there'll be perfect peace. Really? Yeah, that's entropy, man. All because of the second law of thermodynamics, which lays down that you can pass heat from the cooler to the hotter. Try it like you are there, because the cold in the cooler will get hotter as a ruler. All the body's heater will pass to the hotter. You can pass heat cooler to a hotter. Try it if you like, you'll always look the cooler. Cold in the cooler will get hotter as a ruler. That's the physical law. Oh, I'm hot. What? That's because you've been working. Oh, Beatles, nothing. That's because that second law of thermodynamics. हेलो, हाँ जी जी। केमिकल थर्मोडायनामिक्स, जैसे कि आपने मूवी में देखा कि हीट इज वर्क एंड वर्क इज हीट, ये हमारे प्रथम नियम का मुख्य नियम है। और इसी के साथ साथ आपने एक और स्लोगन देखा था जो कि एनिमेटेड मूवी में था कि हीट को हम हॉट टू कोल्ड तो फ्लो कर सकते हैं, पर कोल्ड टू हॉट फ्लो नहीं कर सकते। तो जो आज का हमारा लेक्चर है उसका मेन उद्देश्य आपको इसी पॉइंट को समझना है। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे इससे अवगत होते हैं। हम यहाँ पर लेंगे ऊष्मागतिकी क्या है, फिर इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों पढ़ाई जानी है, फिर इसमें हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, तंत्र के प्रकार क्या हैं, ऊष्मागतिकीय अवस्था किसे कहते हैं, तंत्र के गुण या प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम और कार्य के बारे में बात करेंगे। इसमें आंतरिक ऊर्जा, इसके अलावा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम की बात करी जाएगी, और जैसा कि हमारा आज का विषय है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसे परिभाषित कर रहे हैं कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें रासायनिक क्रियाओं में ऊर्जा वितरण का विवरण दिया जाता है। ऊर्जा को कहां से कहां हम वितरित कर सकते हैं, इसकी जब बात की जाए तो इसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। यहाँ पर फिजिकल केमिकल प्रोसेस है जो ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अर्थात हम ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर समझने वाले हैं।
ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए कुछ हमारे मुख्य बिंदु हैं। उन बिंदुओं में है सबसे पहले प्रॉपर्टी। किस किस तरह की प्रॉपर्टी से हम ऊष्मा ऊर्जा को डील करेंगे अपने रसायन शास्त्र में। यहाँ पर मिक्सचर, आइडियल गैस, प्योर सब्सटेंस, ऊष्मा गतिकीय प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, स्लो फास्ट प्रोसेस क्या है और ऊष्मा गतिकी के नियमों की बात आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ ए सिस्टम। आपने सुना होगा कि ऊष्मा गतिकी में हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ हथियार हैं हमारे केमिस्ट के, जिनसे हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये टूल हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये एक डेफिनेट प्रॉपर्टी रखते हैं और इस डेफिनेट प्रॉपर्टी से ही हम ऊर्जा का वितरण समझेंगे। ऊर्जा के वितरण को समझने के लिए अवस्था को ताप, दाब और आयतन पर होना होगा। इस वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ एक वर्ड यूज करने वाले हैं, उसे हम कहेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन समझने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि थर्मोडायनामिक्स एक मैक्रोमोलिकुलर प्रॉपर्टी है। यह एक वृहद गुण है। बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन क्या चेंजेस आए हैं, इन्हें ही हम यहाँ पर समझते हैं। बीच में जो पाथ है या किस तरह से यह अवस्था प्राप्त हुई है, इसके बारे में ऊष्मागतिकी में बात नहीं की जाती, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में बात करते हैं और उसे कहते हैं माइक्रोमोलिकुलर प्रॉपर्टी। अब कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स यानी जिनसे हम ऊष्मागतिकी ज्ञान का उपयोग रसायन शास्त्र में करने वाले हैं। सबसे पहले कि हम प्रेडिक्ट करेंगे किसी प्रोसेस की फ्लेक्सिबिलिटी, किस कंडीशन में, किस अवस्था में यह रासायनिक क्रिया की जा सकती है। दूसरा, क्रिया हमारी स्पॉन्टेनियस है या नहीं, त्वरित क्रिया है या धीमी गति की क्रिया है, क्योंकि इसका असर हमारे प्रोडक्शन पर, केमिकल प्रोडक्शन पर पड़ता है। इसका अध्ययन भी ऊष्मागतिकी से किया जाता है। अब क्योंकि आपके सिलेबस में 3 यूनिट या 2 यूनिट में थर्मोडायनामिक्स है, तो बार बार आपको ये टर्म्स नहीं बताए जा सकते, तो फर्स्ट यूनिट में हम कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं, इनसे आपको परिचित होना आवश्यक है। पहला टर्म है हमारा तंत्र क्या है, वातावरण किसे कहेंगे हम। तीसरी बात है दोनों के बीच की सीमा क्या होती है। सबसे पहले हम ले लेते हैं जो टर्म हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उसका नाम है तंत्र। तंत्र का अर्थ है कि वह पार्ट यूनिवर्स का जो कि हमने अपने स्टडी के लिए लिया हुआ है, वह हमारे लिए सिस्टम का काम करेगा। तो जैसे हम अर्थ पर रहते हैं तो अर्थ हमारे लिए एक सिस्टम का काम कर सकती है। इसी तरह से सराउंडिंग का अर्थ है कि वह यूनिवर्स का भाग जो उस सिस्टम के चारों ओर एनवेलप की तरह रखा हुआ है, तो हम उसे, जहां से हम ऊर्जा का वितरण कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वातावरण या सराउंडिंग। अर्थात अर्थ के चारों ओर जो यूनिवर्स है वो हमारे अर्थ के लिए सराउंडिंग का काम करेगा। अब तीसरा टर्म हमने कहा था सीमा क्या है। सीमा या बाउंड्री से हमारा तात्पर्य है कि दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो लेयर है, और जैसे कि आप जानते हैं वो लेयर हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए बाउंड्री का कार्य करेगा। इस बात को हमने इस डायग्राम से भी शो किया है। सिस्टम हमारी अर्थ है, अर्थ के बाहर यूनिवर्स है जो कि सराउंडिंग है, और बीच में एटमॉस्फेयर है जो कि बाउंड्री का कार्य कर रहा है। अब हमें तंत्र के विषय में बात करनी है जो कि 3 प्रकार के हैं। पहला, ओपन या बंद तंत्र, खुला तंत्र। ओपन या खुला तंत्र, क्लोज या बंद तंत्र। थोड़ा सा यहाँ रिवर्स लिख गया है। आइसोलेटेड अर्थात विलगित तंत्र, आइसोलेट करना होगा हमको तंत्र को। तो सबसे पहली बात करते हैं हम ओपन सिस्टम। जब भी थर्मोडायनामिक्स में बात हो कि सिस्टम ओपन है, इसका तात्पर्य है कि ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान आसानी से हो सकता है। इसके लिए एक उदाहरण हमने दिया है यहाँ कि एक ओपन बीकर ले लीजिए, उस बीकर में हम कोई केमिकल रिएक्शन अगर कर रहे हैं तो मैटर यानी कि गैसियस पदार्थ जो बनेंगे वो वातावरण में जा सकते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन उस बीकर में आ सकती है। तो ऐसे तंत्र को हमने नाम दिया है, यह ओपन या खुला तंत्र है। दूसरा तंत्र हम कहेंगे क्लोज्ड है।
क्लोज का अर्थ है कि ऊर्जा का आदान प्रदान तो हो सक रहा है, लेकिन पदार्थ जो है वो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ना आ सके। इस तरह के कार्य को करने के लिए हमें अगर हम एक हॉट वाटर ले लें और उसको वेपर्स के साथ सेपरेट कर ले तो ये क्लोज सिस्टम होगा। थर्ड सिस्टम है विलगित या आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का अर्थ है कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों ही की ऐसी अवस्था जो तंत्र और सराउंडिंग में से एक्सचेंज ना कर सके। इसके लिए हमने उदाहरण लिया है थर्मस फ्लास्क या इंसुलेटेड वेसल। यहाँ पर हमने इंसुलेटिंग मटेरियल से ऊर्जा को। अब हम नेक्स्ट टर्म यूज कर रहे हैं ऊष्मागतिकी में, जिसे कह रहे हैं ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है। किसी सिस्टम में ऊष्मागतिकीय प्रक्रम से हमारा मतलब है कि वह परिवर्तन जो हम देखना चाह रहे हैं वो किस विधि से किया जा रहा है। इसके लिए ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान होगा। अलग अलग तरह के प्रक्रम हमें पढ़ने हैं और परिभाषित भी करने हैं। उनमें है आइसोथर्मल समतापीय, एडियाबेटिक रुद्धोष्म, आइसोबारिक या समदाबीय, आइसोकोरिक सम आयतनिक। ये परिभाषिक शब्द है, इनसे हमें याद ही करने होंगे इन्हें। फिर हम कहते हैं है उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। नेक्स्ट हम लेंगे कि हमारी प्रोसेस में ऊर्जा निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है, अदरवाइज एंडोथर्मिक है। तो ये परिभाषिक शब्द है, इन्हें हमें परीक्षा के लिए भी तैयार करने हैं, इसलिए हम इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। जैसे नाम से ही जाहिर है कि पूरे सिस्टम में जब तक हम अपनी क्रिया कर रहे हैं उस वक्त ताप जो है वो स्थिर रहना चाहिए। ताप को स्थिर रखने के लिए हमें क्लोज वेसल की जरूरत पड़ेगी। डीटी यानी ताप का परिवर्तन शून्य रखना होगा और इसके लिए हमारे पास उदाहरण है कि हमने क्या किया है, एक वैक्स को मेल्ट किया है। दूसरा हमारा प्रोसेस है रुद्धोष्म, रुद्धोष्म या एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस आपको अपने दिमाग में यह रखना जरूरी है कि यहाँ पर ऊर्जा का परिवर्तन नहीं करना है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, अर्थात आपका जो वेसल है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डी की वैल्यू शून्य होनी आवश्यक है। इसका उदाहरण है कि अगर हम एक त्वरित क्रिया करें और हाई प्रेशर पर किसी ट्यूब को या किसी गुब्बारे को बर्स्ट कर दे तो वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। यहाँ पर हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर आइसोलेटेड प्रोसेस जो है वो हाई प्रेशर से बंप हो जाएगी, तो इसे आप रुद्धोष्म प्रक्रम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है प्रोसेस इज आइसोबेरिक या समदाबीय। दाब को स्थिर रखना है और स्थिर दाब के ऊपर अगर हमें कार्य करना है तो वेसल का खुला होना जरूरी है और डीपी का मान जैसे कि आप समझ गए हैं शून्य होगा। परिवर्तन इन जो प्रेशर है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक केमिकल रिएक्शन को करें तो दाब हमारा जो एटमॉस्फेयर में दाब है वही रहेगा और उसी पर हमारा कार्य हो जाएगा। लैब के सारी प्रोसेस हम क्या करते हैं, मोस्टली आइसोबेरिक प्रोसेस करते हैं। इसके बाद टर्म आता है आइसोकोरिक। क्या है, सम आयतनिक। सम आयतन यानी आयतन को स्थिर रखना है, वेसल फिर से क्लोज होनी चाहिए, डीवी का मान शून्य रहने पर प्रोसेस आइसोकोरिक हो जाएगी। उदाहरण के लिए हमने एक निश्चित आयतन का पानी ले लिया है एक जार या बीकर में और उसमें सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि वो कोई भी आयतन में इंक्रीज नहीं कर रहा है, इंटरस्टिशियल गैप के अंदर फिल हो गया है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है सम आयतनिक प्रक्रम का। अगली क्रिया है हमारी रिवर्सिबल। क्रिया उत्क्रमणीय है। इसका अर्थ है कि प्रोसेस जो है वो बोथ डायरेक्शन में हो रही है, दोनों डायरेक्शन में हो रही है। दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस होने के लिए हमें बहुत स्मॉल अमाउंट के फोर्स को लगाना होगा धीरे धीरे कि जिससे प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में हो सके। ऐसा हम बहुत स्लो रेट से कर सकेंगे और स्लो रेट से करने के उदाहरण में हमने लिया है कंप्रेशन करें हम, एक्सपांशन करें किसी गैस का पिस्टन से, तो ये स्लो प्रोसेस से प्रोसेस रिवर्सिबल
हो जाएगी। अगली प्रोसेस है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस से हमारा तात्पर्य है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो गई है, रैपिड हो गई है, अपने आप हो गई है, उसको चांस ही नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन कर सके। और इस प्रोसेस को रिवर्स होने का चांस न होने के कारण ये जितनी भी हमारी नेचर की प्रोसेस है, जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं जो हमारे आसपास घटित हो रही है, वो सब अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। और अपने आप होने वाली क्रियाएं हमेशा याद रखिए इरिवर्सिबल होती हैं। तो ये इरिवर्सिबल क्या है, इसके लिए एक उदाहरण हमने लिया है बर्निंग ऑफ पेपर। एक कागज को अगर हम जला दें तो हम वापस उसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो ये अनुत्क्रमणीय क्रिया है। इसी प्रकार से अनुत्क्रमणीय क्रिया को दर्शाने के लिए सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट से भी प्रोसेस को अगर हम सडनली कर दें, सडनली प्रेस कर दें, तो ये भी कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल डायरेक्शन की प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है जो परिभाषित करना होगा, वो है एक्सो और एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी है क्रिया या ऊष्मा शोषी है क्रिया। ऊष्मा शोषी क्रिया, ऊष्माक्षेपी क्रिया में ऊर्जा वितरण आवश्यक है। ऊर्जा वितरण के लिए अगर प्रोसेस हमारी एक्सोथर्मिक है तो ऊर्जा गिवन आउट होगी, ऊर्जा का बाहर निकलना जरूरी है। इसका उदाहरण है फ्यूल का कंबल्शन, किसी फ्यूल का जलना, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ऊर्जा जो है वो अवशोषित होगी। अवशोषित ऊर्जा के लिए उदाहरण हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम कर दें तो यहाँ ऊर्जा अवशोषित होगी। इसके उदाहरण के लिए हमने एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें सिस्टम से सराउंडिंग की ओर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, हीट यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। दूसरे उदाहरण के अंदर कूलिंग हो रही है। कूलिंग के केस में सिस्टम और सराउंडिंग में एंडोथर्मिक प्रोसेस से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन दिखाया गया है। तो दोनों प्रोसेस जो कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रक्रम है, इन्हें भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके बाद फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए हम प्रोसेस लेते हैं साइक्लिक नेचर की। साइक्लिक या चक्रीय क्रिया से हमारा तात्पर्य है कि हम उस प्रोसेस को ऐसे सीरियल ऑफ चेंजेस से निकालें कि वो रिटर्न हो जाए अपने इनिशियल कंडीशन में। इनिशियल कंडीशन में रिटर्न होने वाली हमारे आसपास की क्रियाओं में है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। ये निरंतर जारी है और साइक्लिक प्रोसेस से लगातार हो रहा है। अब हमारा अगला पारिभाषिक शब्द है प्रॉपर्टी क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रश्न पूछा गया तो इसका तात्पर्य है कि तंत्र में कैसा गुण पाया जाता है। अगर वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाह्य गुण है, तो बाह्य गुण से हमारा तात्पर्य है कि वह क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस जो है उस पर निर्भर कर रहा है। तो इसके उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एनर्जी। ये सब ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट के ऊपर निर्भर करती हैं, तो इन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा तंत्र के गुण में इंटेंसिव। विस्तीर्ण गुण रखती है, गहन गुण रखती है। तो विस्तीर्ण और गहन गुण से हमारा तात्पर्य है कि प्रॉपर्टी जो है अमाउंट से इंडिपेंडेंट है, उसमें जो अमाउंट लिया है उस पर निर्भर नहीं करती। इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, टेम्परेचर। टेम्परेचर 10 ml का भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, 100 ml का भी 10 डिग्री हो सकता है। तो ये सारे उदाहरण हैं विस्तीर्ण गुण के, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के, जो कि अमाउंट इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा जो कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे हम कह रहे हैं आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी से हमारा तात्पर्य है पदार्थ की वह संगठनीय ऊर्जा जिसके परिवर्तन को हम मेजर करने की अगर कोशिश करें तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। ये प्रश्न विद्यार्थियों के मन में हमेशा उठता है कि हम आंतरिक ऊर्जा का
एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? इसको जानने के लिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू मास ऑफ द सिस्टम और स्टेट पर डिपेंड करती है। जितनी भी तरह की ऊर्जा उसको बनाने में उपयोग में आई है, काइनेटिक, न्यूक्लियर, ट्रांजिशनल, जितनी भी प्रकार की ऊर्जा, उन सभी ऊर्जाओं को अगर हम जोड़ दें तो उस ऊर्जा के जोड़ को या ऊर्जा के माप को हम नाप सकते हैं, जो कि ताप के सीधे प्रोपोर्शनल होती है। और इसे डीई या डीयू से हम प्रदर्शित करने वाले हैं। रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस ट्रांजिशनल एनर्जी, न्यूक्लियर, बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर आप एब्सोल्यूट मान निकालने जाएं तो एक ऊर्जा को अगर आप स्थिर करते हो, रोटेशनल एनर्जी अगर इसकी स्थिर है, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसलिए इसकी डीई या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही हम ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार आप जो विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि जो टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ उसका कितना प्रतिशत आप ग्रास्प कर रहे हैं, तो ये आपके स्टेज पे डिपेंड करता है कि आज आप 10%, 20%, 80% ग्रास्प कर रहे हैं, कल हो सकता है 90% ग्रास्प करें। तो आपके वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू मैं नहीं निकाल सकती, केवल आपका चेंज निकाल सकती हूँ कि ये विद्यार्थी है जो 80% लेक्चर हर वक्त ग्रास्प कर सकता है। तो आंतरिक ऊर्जा के लिए ये बात आप ध्यान रखें कि इसका परिवर्तन ही हम निकालेंगे। नेक्स्ट टर्म है एंथैल्पी। एंथैल्पी टर्म सुनने में आपको कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन आप ये समझ लें कि एंथैल्पी का अर्थ होता है ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा जो स्थिर दाब पर है। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, पूरे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उस पर ही अगर हम सारी कार्य करने लग जाएं तो जो ऊष्मा ऊर्जा है उसी का नाम अब हम एंथैल्पी कहेंगे। तो एंथैल्पी क्या है? जिसको स्थिर दाब पर ऊर्जा को कहा जाएगा। और इसे निकालने के लिए हम बॉम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं और DH से या डेल्टा एच से इसे नोटिंग दी जाती है। ऊष्मा ऊर्जा को DQ कहा है हमने, तो DQ बराबर DH हो जाएगा जब आप दाब को स्थिर रखेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स जिसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आ रहा है dq इज इक्वल टू de प्लस dw। यहाँ पर अगर आप dq को dh कहने लग जाएं, हमने अभी आपसे बताया कि ऊष्मा ऊर्जा को एंथैल्पी कह सकते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा dh इज इक्वल टू de प्लस dw। dw प्लस साइन में दिया है मैंने वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये दोनों बातें हो सकती है। तो निगेटिव साइन में भी कभी कभी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन आता है, लेकिन हम मुख्य उद्देश्य यह लेकर चल रहे हैं कि हम ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में बदलेंगे। तो कार्य में बदलने के लिए ऊष्मा ऊर्जा यूटिलाइज करना है हमको। इसके बाद हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी के अलग अलग रूप हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर्मेशन की एंथैल्पी, कंबल्शन की, की, सॉल्वेशन की। और ये जो थर्मोकेमिस्ट्री है एंथैल्पी से संबंधित, ये थर्मोकेमिस्ट्री आपको इसी यूनिट में है, जो प्रायोगिक रूप से भी आप इसे कर सकते हो और इसके प्रयोग काफी सरल होते हैं। अगर हमें समय ने परमिट किया तो मैं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको दे दूंगी। अब हम अपने नियम के ऊपर आते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, जिसे विलियम रैंकिन ने बनाया था। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, जैसे कि आपने एनिमेटेड मूवी में देखा, वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क। दूसरा लॉ जो है हमारा सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स होता है। इस सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स के लिए हमें हमेशा नाम याद रखना चाहिए रुडोल्फ क्लॉसियस का। रुडोल्फ क्लॉसियस ने हमको सेकेंड लॉ दिया है, जो ये बताता है कि ऊष्मा को कार्य में तो बदला जा सकता है, लेकिन किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में हर वक्त हम ऊष्मा ऊर्जा से कार्य नहीं ले सकते। इसके अलावा थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स है, जिसके लिए आप नाम याद रखिए नर्स का। नर्स की इक्वेशन है जो हमें बताती है किस ताप और दाब तक हम जा सकते हैं ऊष्मा को कार्य में बदलने के लिए। इसके अलावा एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू पर हमें ऊष्मा ऊर्जा की वैल्यू देता है। लेकिन आज हम केवल डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लॉ, विलियम रैंकिन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके स्टेटमेंट को समझने के लिए
हम लिख रहे हैं ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है। ऊर्जा जो तंत्र की है वो हमेशा स्थिर है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस ऊर्जा के लॉस को या रीअपीयरेंस को, परिवर्तन को दिखाने के लिए हमने एक ये घर का उदाहरण दिया है जिसमें तरह तरह की ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं और ये ऊर्जा हमारी उस घर के ताप को नियंत्रित करती है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे धीरे से जैसे मैं बता रही हूँ उस अवस्था में आप इसे नोट कर लीजिए जिससे आप इस इक्वेशन को अच्छे से डिराइव कर पाएंगे। इसके डेरिवेशन के लिए पहला हमने इक्वेशन लिखा है dq इज इक्वल टू DE प्लस DW। यहाँ पर DE से हमारा तात्पर्य है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको बताया आंतरिक ऊर्जा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एनर्जी है। इसके बाद dq हमारी ऊष्मा ऊर्जा है, कार्य dW से प्रदर्शित किया जा रहा है। डेरिवेशन करने के लिए हमने एक साइक्लिक प्रोसेस को कंसीडर किया है जो P और V के बीच में चेंज कर रही है, A से B बन रहा है, B से A बन रहा है। इस तंत्र को, इस सिस्टम को हमने बाहर से ऊष्मा ऊर्जा का सप्लाई किया है जो कि dq है। ये dq क्या करेगी, सबसे पहले यहाँ पर जो ऊष्मा ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा थी उसको चेंज के काम आएगी। हमने बाहर से उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो क्या करेगी, आंतरिक ऊर्जा में कोई ना कोई परिवर्तन लाएगी, तो इसे हमने DE कहा। जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने के बाद ऊर्जा बचेगी वो कार्य करेगी, तो उसे हमने कहा कि dq ने पहले तो DE चेंज किया और फिर dW कार्य किया। dW कार्य करने के बाद हमारी जो इक्वेशन, क्योंकि हमने कहा ऊर्जा स्थिर है तो हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन लिख सकते हैं कि ये dq DE और dW के बराबर है। इसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया है। अब इस डेरिवेशन के लिए हमें कार्य की गणना करनी होगी। कार्य पता है हमको, फोर्स इनटू डिस्टेंस। किसी पे बल लगाइए और वो कितनी दूरी तक जाता है तो वो होता है कार्य। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस कार्य है और आप अच्छी तरह से जानते हैं फोर्स कैसे नापेंगे हम, प्रेशर पर यूनिट एरिया से। प्रेशर पर यूनिट एरिया से अगर आपने फोर्स को नापा है तो वर्क के लिए अब फॉर्मूला हो गया जो कि होगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस। प्रेशर एरिया इनटू डिस्टेंस। अब जैसे कि आप जानते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस वॉल्यूम के बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, V आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि dW जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम से ज्ञात किया जा सकता है या PdV टाइप का वर्क डन है। तो हमेशा याद रखिए थर्मोडायनामिक्स का वर्क डन का टूल या हथियार प्रेशर और वॉल्यूम है। वर्क डन PdV से नापा जाएगा। तो ये PdV से नापे गए वर्क डन को हम समीकरण 1 में dW के स्थान पर रखकर जो नियम हमारा बन रहा है वो आया DE इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू DE प्लस PdV और इसी डेरिवेशन का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से संबंधित 2 प्रश्न और हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उनमें जनरली सामान्यतः पूछा जाता है कि किसी हमने अभी टर्मिनोलॉजी देखी है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। हमें ऐसी प्रोसेस लेनी है जो समतापीय हो और उत्क्रमणीय हो, तो ऐसी गैसियस प्रोसेस का कार्य क्या होगा, इस प्रश्न को आप अलग से नोट कर लीजिए। ये डेरिवेशन करने के लिए हमने सबसे पहले मदद ले ली इक्वेशन नंबर 1 जो कि फर्स्ट लॉ है। यहाँ पर हमने कार्य PdV से काउंट किया था। आइडियल गैस इक्वेशन में हम जानते हैं PV RT के बराबर होता है और P का मान RT अपॉन V से ज्ञात कर सकते हैं। इस वैल्यू को P के स्थान पर समीकरण 1 में रखिए तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी जो RT dV अपॉन V के बराबर है। RT dV अपॉन V की वैल्यू को अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने से हमारा तात्पर्य है
कि हम उस वॉल्यूम का परिवर्तन कैसे करेंगे। तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो जानते हैं log v के बराबर होता है। उसको समीकरण में आप पुट करेंगे तो इक्वेशन आ गई dw इज इक्वल टू RT log EV प्लस c। अब लिमिट दी है हमने v1 से v2, जो इंटीग्रेशन किया था उसमें c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हटाने के लिए हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया। तो v1 से v2 तक अगर वॉल्यूम चेंज किया है तो कार्य है RT log E v2 बाई v1। जैसे कि आप जानते हैं कि log का टेबल हम 10 पे बेस मानते हैं, e पे बेस नहीं मानते, तो इसे हम 10 पे बेस कर लेते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स जो हमने लिए हैं क्रिया में वो n है अगर, तो हमारे पास कार्य आ गया 2.303 RT log 10 पे बेस्ड है v2 अपॉन v1। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें अच्छे से, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी आपके काम आएगा। ये कार्य है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का। अब एक तीसरा प्रश्न हम ले रहे हैं जो कि प्रथम नियम से संबंधित है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वो है अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है, रुद्धोष्म है, तो क्या कार्य होगा। तो रुद्धोष्म प्रोसेस के कार्य को गणना करने का आपको बताया गया है कि प्रोसेस रुद्धोष्म है, यानी हीट ऊर्जा जो परिवर्तन है वो शून्य है। हम बिल्कुल हीट उसे दे ही नहीं सकते बाहर से। जब आप बाहर से उसको ऊष्मा दे ही नहीं सक रहे हैं तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में हम इस वैल्यू को dq को शून्य रखना होगा हमको। जब आपने dq का मान शून्य रख लिया तो कार्य करने का बस अब एक ही तरीका बचा, ऊर्जा में कमी आए, यानी dw माइनस de होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करके, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एनर्जी बिगाड़नी होगी। हमें किसी सिस्टम से अगर एडियाबेटिक कंडीशन में कार्य लेने की जरूरत पड़ जाए तो हमें उसकी इंटरनल एनर्जी को खर्च करना होगा। इंटरनल एनर्जी को नापने का एक तरीका है जो कि CV या ऊष्माधारिता से ज्ञात होता है। तो ये फॉर्मूला अभी अपन नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो DE की वैल्यू है वो CV dt से ज्ञात होगी, और CV का मतलब है ऊष्माधारिता। अब आपको फॉर्मूला मिलता है जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस का है, CV dt माइनस साइन में, या CV T2 माइनस T1, दो ताप का अंतर है और CV का अर्थ है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता को हम समझ लेते हैं। ये एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को समझने के लिए हम कह रहे हैं, परिभाषित करते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाना है एक मोल पदार्थ का। एक मोल पदार्थ का ताप बढ़ाना है यानी dq चेंज करना है dt से, और अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो उसे CV के नाम से पुकारा जाता है। V हो गया dq बाई dt, और ब्रैकेट के बाहर कांस्टेंट V लगा है। इसका मतलब है पूरी प्रोसेस में आयतन को स्थिर रखना है। आयतन को स्थिर रखकर अगर हम ये कार्य करेंगे और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करें और वॉल्यूम को स्थिर रखना है, क्योंकि स्थिर आयतन पर dV निकालना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर dV की वैल्यू शून्य है तो pdV भी शून्य हो गया, तो dQ का मान dE के बराबर हो गया। अर्थात ऊष्माधारिता अगर हमें निकालनी है स्थिर आयतन पर तो वो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से ज्ञात की जाएगी। दूसरा टर्म है हमारा यही ऊष्माधारिता। अगर आपको दाब स्थिर रखना है, दाब स्थिर को हमने आइसोबेरिक कहा था, तो कंडीशन अगर हमारी आइसोबेरिक है तो उस C को हम CP के नाम से पुकारते हैं, और CP के लिए हमें dQ की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पर निकालनी है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमने आपको पहले बताया कि जब दाब स्थिर है तो ऊष्मा ऊर्जा का नाम एंथैल्पी हो जाता है, DH हो जाता है, तो dQ DH हो गया। अब अगर आप dQ की जगह DH लिखे तो आपके पास फॉर्मूला आ गया कि CP इज इक्वल टू DH बाई DT एट कांस्टेंट P। ब्रैकेट के बाहर जो है वो कांस्टेंट P को दर्शा रहा है। अब इसके नीचे एक रिलेशन है कि CP और CV का आपसी संबंध क्या है। ये एक अपने आप में भी बड़ा प्रश्न है। इसका डेरिवेशन आपके टीचर्स आपको समझाएंगे, जो कि CP माइनस CV R के बराबर होता है। इतना आपको याद रखना है। अब क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न आप नोट करें जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न है कि परिभाषा दीजिए, क्योंकि टर्म्स हमने पढ़े हुए हैं। तो ऊष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, समतापीय, रुद्धोष,
स्थिर आयतन स्थिर दाब पर CpCv। प्रश्न नंबर दूसरा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक समझाइए। अभी अपन ने इसको डिराइव किया हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आप नोट करें कि अलग अलग कार्य चाहिए हमें, आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एडियाबेटिक प्रक्रम के कार्य, और Cp - Cv R के बराबर होता है। इसके अलावा टिप्पणी पूछी जाती है परीक्षा में, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब क्योंकि आपने बहुत सारे पॉइंट समझ लिए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ और आप कोशिश करें उसके उत्तर देने की, और आपके मन में जो भी सवाल हो, क्योंकि अभी आपके मन में काफी सवाल आ गए होंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पहला, किसी सिस्टम में ऊष्मागतिकीय सिस्टम ओशन का किस प्रकार का होगा। एक्वेरियम, जो फिश एक्वेरियम है, उसका, पिज्जा जो आप बहुत पसंद करते हो, उसका ऊष्मागतिकीय सिस्टम कैसा होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर आप ढूंढने की कोशिश और संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप में से कुछ छात्र जिनमें ऊर्जा का संचार हो चुका होगा, छिंदवाड़ा से कोई बच्चा पूछना चाह रहा है क्या? हेलो झाबुआ से। हाँ बेटा पूछिए आप। हेलो हाँ जी मैम, जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ उसमें हाँ। कौन सी क्वांटिटी यूज हो रही है? थर्मोडायनेमिक्स का जो आपका प्रथम नियम है ना, वो है Q = dE + -dW। तो dQ यानी हीट एनर्जी यूज हो रही है, dE ने इंटरनल एनर्जी यूज कर रहे हैं, और dW का अर्थ हमारा कार्य, जिसको हम परिवर्तन कर रहे हैं। और गणितीय रूप से ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं ना, तो इसलिए आपके पास इनको स्टेट इक्वेशन आ जाता है, dQ = dE + -dW। और मैम, जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें एंड में Q = W आता है। हाँ, कौन से वाले नियम में कह रहे हैं आप? पहले नियम में फर्स्ट लॉ का आपका जो अलग अलग रूप है ना, इसमें आपका जो टर्म्स है उसको प्रदर्शित करने के तरीके अलग अलग किताबों में आपको दिए गए हैं। उसमें आपको क्यू टर्म दिख सकता है, कैपिटल क्यू दिख सकता है, डेल्टा टर्म दिख सकता है, लेकिन जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये है कि dE + -dW। थैंक यू। हाँ जी जी, आप अपने कॉलेज का नाम भी बता सकते हैं बेटा। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने देखा क्या? जैसे मान लीजिए ओशन तो खुला है तंत्र, एक्वेरियम क्लोज होता है, पिज्जा का जो आपका डिलीवरी बैग है वो आइसोलेटेड है, ग्रीन हाउस क्लोज सिस्टम में आता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका उत्तर ढूंढ लिया होगा। और पूछ सकते हैं आप लोग। मैम, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है? हाँ, रेस्पिरेशन के लिए आपको क्या है कि जब हम किसी एनर्जी को इंटेक्ट करते हैं, है ना, तो रेस्पिरेशन में इंटेक्ट होने के बाद जो प्रोसेस की ऑक्सीजन को सिस्टम एब्जॉर्ब करता है और हमें एनर्जी देता है, और उस एनर्जी से हम अपने दिन भर के कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए वो कार्य को ऊर्जा में बदलने की तरीका है। नाम बताइए अपने कॉलेज का भी। और कोई प्रश्न? एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक आइस बैग है, उसमें 2 ग्राम आइस रखी हुई है और सिस्टम क्लोज है। अब आप बाहर से 2 ग्राम आइस और डाल दिया अपन ने, तो फाइनल क्या हो जाएगा मास उस सिस्टम का? इस प्रश्न का उत्तर सोचिए आप। जनरल टाइप का क्वेश्चन है, सिस्टम क्लोज है, 2 ग्राम आइस है, 2 ग्राम और डाल दिया हमने, तो फाइनल मास क्या होगा, ये सोचे। इसके अलावा और कोई बच्चे पूछना चाहें?
जैसे कि अभी आप लोग सोच रहे हैं, प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं लेकिन आप अभी नहीं पूछ पा रहे हैं बेटा, तो हमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर ये है कि वो 2 ग्राम ही होगा, क्योंकि सिस्टम कैसा है, क्लोज। क्लोज को हमने कैसे डिफाइन किया था कि उसमें सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है लेकिन मास चेंज नहीं होगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो आपके शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, इनकी ओर भी आप उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ध्यान देंगे। एक और प्रश्न मैं यहाँ फ्लोट कर देती हूँ, आप उसके बारे में सोच सकते हैं, या आपके जो टीचर्स बैठे हैं उनको थोड़ा सा एक टिप देना चाहती हूँ मैं कि थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो आप अपनी लैब में आसानी से। हेलो हेलो हेलो, आवाज होशंगाबाद से, जोर से बोले। मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल। देखिए, हम मॉलिक्यूल, आयंस या एटम की बात करते हैं और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमारी इन्हीं से होती है ना। तो हमारे मॉलिक्यूल में 3n+1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम मानकर चलते हैं कि वो वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिएक्शन करने को तैयार हुआ है मॉलिक्यूल, है ना। तो जब हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो 3d डिग्री तो है ही उसके साथ, ठीक है। 3d+1 हमने ये कहा कि जब आप उसे आइसोलेट कर लोगे तो किसी एक सिस्टम में से किसी एक डिग्री को आपको छोटा करना होगा, उसे रोकना होगा, उस मॉलिक्यूल को उस डिग्री में घूमने से रोकना होगा, तभी वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो फर्स्ट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो 3n+1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी यहाँ पर निकलेगी मॉलिक्यूल, आयंस या एटम की, जिससे कि वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। वो मैडम मतलब डिपेंड करता है इसके, मतलब वो डिपेंड। प्रदीप गौर। आपका नाम? मैम प्रदीप गौर, होशंगाबाद से। और कोई क्वेश्चन? मैडम वो मतलब जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने बताया 3n+1 होता है, वो अलग जी। अलग मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल अलग होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तेज बोलना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा सा जोर से बोलिए। मैडम जैसे आपने बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो जी, मतलब जी। आपने बताया 3n+1 होता है, हाँ। एनर्जी के कारण चेंज होता है, तो मैडम हाँ। वो क्या मॉलिक्यूल के डाई एटॉमिसिटी, ट्राई एटॉमिसिटी उन पर भी डिपेंड करता है? नहीं, देखिए, जब हम मॉलिक्यूल के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या डाई एटॉमिक O2 है, N2 है ना, फॉस्फोरस है, P4 से आप शो कर रहे हैं उसको, तो एटॉमिसिटी तो चेंज हो गई, ठीक। लेकिन जब आप उसे रिएक्शन के फॉर्म में लाओगे, मान लीजिए आपने यहीं पर फर्स्ट लॉ में पढ़ा हुआ होगा अपना बॉर्न हेबर साइकिल, है ना। बॉर्न हेबर साइकिल एक उदाहरण आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। उसमें अपन क्या करते हैं, 1 मोल NaCl को बनाने की ऊर्जा की गणना करते हैं। अब NaCl बनना है आपका, अब क्लोरीन तो मेरा डायटोमिक मॉलिक्यूल है और सोडियम कैसा है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब आप उस क्लोरीन को, Cl2 को Cl फॉर्म में कन्वर्ट करने की एनर्जी काउंट करते हो, फिर उस Cl को जो कि निगेटिव है एनर्जी, उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो डायटोमिक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को भी मोनो एटॉमिक कंडीशन में हायर एनर्जी लेवल पर जाने से ही रिएक्शन की रेट चलती है। तो यहाँ पर हमको 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही मानना पड़ेगा। आपके मॉलिक्यूलर नंबर चेंज हो गया तब भी एटम फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही वो रिएक्शन करेगा। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन? अब ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से यहाँ पूछा था कि आइसोलेटेड सिस्टम है और ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, उसको बुनसन बर्नर के टॉप पर हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है। आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित तंत्र है और ताप 30 है और उसको आपने बर्नर के ऊपर रख दिया है। हेलो, आपको बताना है कि उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। कोई बच्चे सॉल्व करें, इसे कोशिश करें। हेलो हाँ जी, बोलिए। मैम, ये जो क्वेश्चन आपने दिया है इसका आंसर 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब समझ गए ना आप, बात समझ रहे हैं अब आप धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम की बात की हमने, उसे विलगित कर दिया है हमने। तो जब हमारा फाइनल टेम्परेचर आएगा वो भी 30 होगा, क्योंकि हमने तो अलाउ ही नहीं किया है ना टेम्परेचर को चेंज करना। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? मंडला। मंडला, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक में और रख देते हैं, आप लोग सोचने के लिए ठीक रहेगा आपको। एक स्टेशनरी, अगर हमारी पेंसिल है रखी हुई है,
तो उसकी ऊर्जा किस प्रकार की होगी? और एक गिरती हुई पेंसिल, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, और 12वीं में तो आप लोग ने पीटी पीएमटी में बहुत पढ़ाई की है, तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। और भी कोई प्रश्न हो किसी बच्चे के मन में? किसी कॉलेज से कोई बच्चा पूछना चाहता हो? हेलो। हाँ जी बोलिए। यस मैम, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है जो इस तरह की हुई पेंसिल है वो उसकी स्थिति ऊर्जा होगी, और जो गिरती हुई पेंसिल है उसकी गतिज ऊर्जा होगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि एक पेंसिल या कोई वस्तु रखी हुई है तो ऊर्जा की बात करें तो वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ है, और अगर उसी फॉलिंग कंडीशन है तो वो काइनेटिक एनर्जी को शो कर रही है। आखिरी में एक और प्रश्न मैं आप लोगों को दे रही हूँ, फिर आप अपने और भी प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का जो हमने प्रथम नियम लिया है उसका तंत्र या सिस्टम हम किस टाइप का चुने, किस तरह का तंत्र का चुनाव करें कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सिद्ध कर सकें या हम समझ सकें। इसका उत्तर आप सोचें जब तक। और भी कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? आप में बहुत एनर्जी है ना? एक मैडम झावा कॉलेज से वहीं सर। जी जी जी, हाँ हेलो जी। मैम, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा, थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं, तब तक इस प्रश्न को आप लोग सोचें कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के लिए किस सिस्टम को हम लेंगे। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? झाबुआ। हाँ झाबुआ जी, बिल्कुल बोलिए। थर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वैल्यू ऑफ हीट। क्या होगा मैम? कौन से एनर्जी की बात कर रहे हैं आप? वाटर। थर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। थर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हेलो हेलो मैम। सुनाई दिया मुझे? हेलो। हाँ बोलिए। मैम मैं पन्ना के साइंस कॉलेज से बोल रही हूँ। मैं आपके जी मैम। जी बोलिए। मैम आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बोलिए। जी बिल्कुल मैम, ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहला नियम ऊष्मागतिकी का किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही लग सकता है। आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करने का एक इक्वेशन दिया है मैंने, dq = dE + dW। तो यहाँ पर हमको सिस्टम को आइसोलेट करना पड़ेगा, उसका मास और वॉल्यूम दोनों को फिक्स करना होगा। बहुत अच्छा किया आपने, शाबाश। बिल्कुल, आपके टीचर से आप इसका जरूर इनाम लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ जी बोलिए। हेलो, मैं होशंगाबाद से बोल रहा हूँ जी। मैम, यदि कोई तंत्र बंद तंत्र है तो उसमें यदि कुछ पूछना चाह रहे हैं बच्चे? मैम, यदि कोई क्लोज तंत्र। हाँ जी, होशंगाबाद से बोलिए। का नाम बोलिए बेटा। मेरा नाम गजेंद्र तेज भी सिंह बोलना पड़ेगा आपको, है ना, सभी हम सब सुन सके, जिससे माइक पास में रख लें। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है मैम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई सिस्टम क्लोज सिस्टम है तो उसमें जब सिस्टम द्वारा वर्क किया जाएगा तो W को पॉजिटिव लिखा जाएगा या नेगेटिव, और वो क्यों? ये ठीक है, आपका क्वेश्चन तो आपने पूछा कि सिस्टम को आपने क्लोज कर रखा है। जैसे कि आप जान गए हैं कि सिस्टम क्लोज है, यानी आप उसमें से केवल ऊर्जा को आने जाने दे रहे हैं, मैटर को बंद कर रखा है आपने, है ना? तो जब आपने उसको मैटर को बंद कर रखा है और एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं आप, तो इस प्रोसेस में आपको वर्क डन मिलेगा। वर्क डन, हमने दो टर्म यूज किए हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। हमारा मुख्य उद्देश्य है dq को dw में बदलना। ऊष्मा ऊर्जा या फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से पढ़ी इसीलिए ऊष्मा को हम कार्य में बदल सके, है ना? तो हम, आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तंत्र है जिससे ऊष्मा ऊर्जा को अच्छी तरह से कार्य में बदला जा सके। इसके बच्चे उत्तर देते हैं क्लोज सिस्टम, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, और दूसरा उत्तर बच्चे देते हैं आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम में सही आंसर नहीं है। हमें अगर ऊर्जा को कार्य में बदलना हमारा उद्देश्य है तो सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज। और क्लोज सिस्टम है तो dW मिलेगा, हम कार्य कर सकेंगे।
जी, और कुछ? अब थोड़ा सा मैं आपके साथ जो कुछ टीचर्स या सीनियर बच्चे या जो प्रैक्टिकल में इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि बहुत ही सिंपल ढंग से आपका जो सेकंड पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर है बेस्ड, उस थर्मोकेमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप की एनर्जी का कैलकुलेशन है। उसको सीखने के लिए हम एक सिंपल सा एक कैलोरीमीटर ले रहे हैं। आप देखिए ये लकड़ी का बना हुआ कैलोरीमीटर है। इस कैलोरीमीटर को आप भी अपने यहाँ कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, जिसके अंदर एक हमने थर्मामीटर लगा रखा है। यहाँ पर ये थर्मामीटर है इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर एक स्टीरर है। ये स्टीरर है, एक किसी भी वायर को आप मोड़कर स्टीरर बना सकते हैं। इस स्टीरर के अलावा इसके अंदर एक इंसुलेटर है। एक कॉपर पॉट हमने बना लिया है। ये कॉपर पॉट है। आपके पास कॉपर पॉट नहीं है अगर, तो हम इस तरह का थर्मोकोल का ग्लास ले सकते हैं। थर्मोकोल का ग्लास भी हमारे लिए काम आ सकता है, जिसको इसके अंदर आप रख सकते हो। और इंसुलेटिंग के लिए हमने इस तरह का फोम इस्तेमाल किया है। आप थर्मोकोल के टुकड़े से भी बना सकते हो। तो एक कार्डबोर्ड का डब्बा लेकर भी हम अपना कैलोरीमीटर, जो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर है, वो तैयार कर सकते हैं। और इसको तैयार करके इसके अंदर हम थर्मोकेमिस्ट्री के अपने प्रैक्टिकल्स को अच्छे से कर सकेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, कि प्रैक्टिकल नंबर 1 है कि आप वाटर इक्विवेलेंस निकालिए कैलोरीमीटर का। वाटर इक्विवेलेंस ऑफ कैलोरीमीटर से हमारा मतलब है कि कितनी ऊष्मा ऊर्जा ये पॉट ले लेता है, क्योंकि प्रैक्टिकल तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक इसकी ऊष्मा न निकाल लें। तो इसके ऊष्मा ऊर्जा को निकालने का प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, और उसका कैलकुलेशन पार्ट है वो आपके टीचर लिख ले तो इजीली आपको ये प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। तो पहला काम हमारा क्या है कि हमें इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंस निकालना है। वाटर इक्विवेलेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्जॉर्ब बाय दिस कॉपर पॉट। क्लियर हो गया? अब हम अपने प्रैक्टिकल पर आते हैं। जो हमारा प्रैक्टिकल है एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट है। न्यूट्रलाइजेशन करना है हमको NaOH और HCl का। NaOH और HCl के न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने N/10 का, ये देखिए N/10 का एक सॉल्यूशन बना रखा है HCl का। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी बॉटल में एक सॉल्यूशन है हमारा N/10 का NaOH। नॉर्मल भी बना सकते हो आप, N/20 भी बना सकते हो। यहाँ दोनों सॉल्यूशन N/10 के हमने यहाँ बना रखे हैं। अब ये सॉल्यूशन आपस में जब मैं मिक्स करूंगी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब हीट को मैंने आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर ट्रैप कर रखा है। जैसे ही मैं इसको मिक्स करूंगी, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन की हीट हमारी 13.7 किलो कैलोरी होती है एक मोल के लिए। अभी हम N/10 के लिए, और इस वॉल्यूम मैंने यहाँ पर देखिए आप, ये जो वॉल्यूम यहाँ पर फिक्स कर रखा है ये 40 है। 40 में 40 मिलाऊंगी, इक्वल हम मिला देंगे। यहाँ इस बॉक्स को खोलकर स्टीरर की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जो थर्मामीटर की रीडिंग है उस रीडिंग से अगर आप नोट करोगे तो आपको मिल जाएगी न्यूट्रलाइजेशन की हीट। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है। इसी तरह से आप H2SO4 के साथ NaOH का टाइट्रेशन भी जो आप करते हो न्यूट्रलाइजेशन का, यहाँ पर भी वही हीट मिलेगी 13.7 किलो कैलोरी। इसके अलावा एक और ऑक्जेलिक एसिड आप ले सकते हो जो कि वीक एसिड है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका न्यूट्रलाइजेशन की हीट भी, यानी आपके 3 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप न्यूट्रलाइजेशन के प्रैक्टिकल अपने टीचर्स की मदद से थर्मामीटर से कर सकते हो। मान लीजिए कि ये बड़ा थर्मामीटर मौजूद नहीं है, तो हम अपना जो टेम्परेचर नापने वाला थर्मामीटर है इससे भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके नॉब को आप प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में आएगा। डिजिटल है, बहुत अच्छी वैल्यू आती है, लेकिन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आता है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का काम बस आपको करना होगा। अब एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है दूसरा इसमें, जो कि थर्ड प्रैक्टिकल है। ये न्यूट्रलाइजेशन का कैलकुलेशन आपके इस पर दिख रहा होगा। इस कैलकुलेशन से आप न्यूट्रलाइजेशन की हीट को निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो बहुत ही इजी है वो है सॉल्वेशन की हीट। सॉल्वेशन की हीट को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम डिस्टिल वाटर ले लें।
ये मैंने मिलीपोर वाटर लिया है, एकदम प्योर है, इसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से डिस्टिल वाटर बना लीजिए। इस डिस्टिल वाटर में आप 2 एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर लिक्विड का करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे ही आप मिलाओगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका थर्मामीटर का। तो एक प्रैक्टिकल तो ये हो सकता है। दूसरा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ले लेंगे हम। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड है, उसका नॉन अमाउंट वाटर में मिक्स करिए, और नॉन अमाउंट आप जब वाटर में मिक्स करेंगे इसको तो जो हीट निकलेगी वो ये थर्मामीटर रीड कर लेगा। थर्मामीटर का लीस्ट काउंट अच्छा खासा है, आप देखिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का थर्मामीटर है, 0.01 मेजर कर रहा है। तो आप अच्छे से अच्छा थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हो और प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। जो आप ग्लास का कैलोरीमीटर अगर बनाना चाहते हो तो इस तरह के थर्मो आइसोलेट करने के लिए आपको एल्यूमिनियम फॉइल से इसको इस तरह से ढकना होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल से ढककर आप एक होल कर लीजिए, उस होल से अपना थर्मामीटर इसके अंदर डालकर टेम्परेचर डिफरेंस नाप सकते हैं। और ये 3 प्रैक्टिकल मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर उसके कैलकुलेशन के साथ बताए हैं। अब इसके अलावा और भी प्रकार के प्रैक्टिकल्स जो कि बॉर्न हेबर साइकिल है उसका भी बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके आपको डिसोल्यूशन की हीट निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रोसीजर दी हुई है जो कि आप करने जाएंगे H2SO4 और वाटर का, और ये है कैलकुलेशन। तीनों ही प्रैक्टिकल में या थर्मोकेमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल में वाटर इक्विवेलेंस ऑफ कैलोरीमीटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कुछ हीट ये कैलोरीमीटर ले लेगा, उसे आप पहले से ही निकाल कर उस पर रख दीजिए। तो आशा है कि आप लोग इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से अपने थर्मोकेमिस्ट्री के टॉपिक को भी बहुत अच्छे से फर्स्ट लॉ से रिलेट कर पाएंगे और उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। और कोई प्रश्न तो नहीं है? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने पेशेंटली पूरी मेरी बात सुनी है, और कोई अगर प्रश्न है या आपके टीचर्स में से कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस डॉक्टर अंजलि आचार्य, ये मेरा नाम है, और मेल एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस मेल पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो कि थर्मोकेमिस्ट्री के हैं वो भी आपको मैं मेल कर सकती हूँ, जिससे कि आप अपने प्रैक्टिकल हैंड को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो प्रैक्टिकल हैंड से आपका जो टॉपिक है वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड, लर्निंग बाय डूइंग मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ, आप करके देखोगे तो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने टीचर्स हैं उनका भी धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित जो सपोर्ट सिस्टम है मिस्टर अशोक मिश्रा, जिन्होंने हमको ये सपोर्ट दिया आप तक पहुँचाने का, और आज स्टूडेंट्स की लिस्ट में आप इतने सारे बच्चों का नाम मेरे साथ शामिल हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।